हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 8। अधीरा और आध्या आगे बढ़कर अधीशा को गले से लगा लेती हैं और वो अभी ऐसे बैठी ही थी कि अधीशा की घुटी से आवाज़ आती है, मुझे सांस नहीं आ रही। उसके इतना कहते ही दोनों उसे छोड़ देती हैं और हंसते हुए एक दूसरे को देखती हैं। तभी अधीरा धीमी आवाज़ में आध्या के कान में बोलती है, तो मतलब डीएसपी साहब पसंद आ गए हमारी आध्या को। उसकी बात सुन आध्या अपनी पलकें झुका लेती है और उसे यूं शर्माता देख अधीरा हंस देती है और उससे पूछती है, तो फिर तभी क्यों नहीं रोका? बोल देती ना मम्मी से कि गलती से ही सही पर सही पति तो मिल गया ना। आध्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ पर उस टाइम सब उलझा सा हो गया था तो कुछ बोल ही नहीं पाई, और वो भी तो झट से भाग गए ना। झट से कहाँ भागे थे दीदी, मैंने देखा था वो मुड़ मुड़ कर ऐसे ऐसे आपको देख रहे थे। अधीशा झट से अभिमन्यु की नकल उतारते हुए बोलती है तो दोनों उसकी तरफ देखती हैं। तो अधीशा जल्दी से कहती है, मैं बातें नहीं सुन रही थी, सच्ची वो खुद ब खुद सुनाई पड़ गई। अच्छा। दोनों के एक साथ बोलते ही अधीशा मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है तो वो दोनों अपना सिर हिलाते हुए हंस देती हैं। रुक रुक, मैं सोच रही थी कि ऐसे नहीं जाते, मतलब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे ही कहीं भी घुस जाओ। आध्या अधीरा की बाजू पकड़े उसे पीछे खींचते हुए कहती है तो अधीरा उससे बोलती है, अरे यार कुछ नहीं होगा, हमें जाकर बस इतना ही कहना है कि हमें डीएसपी सर से मिलना है और बस। और वैसे भी थोड़ा उनकी माँ या पापा हमें जानते हैं क्योंकि कल उन्होंने कौन सा मुझे और अधीशा को देखा था, है ना अधीशा? अधीरा अधीशा की तरफ देखती है तो अधीशा हाँ में सिर हिला देती है। तभी आध्या कहती है, हाँ पर ऐसे उनके घर पर जाना मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। आध्या के ऐसा कहते ही अधीरा अपनी बाजू लपेट लेती है और आध्या की पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहती है, कमीनी, फिर इतनी सुबह उठाकर क्यों लाई यहाँ पर? आध्या अपनी पीठ सहलाते हुए उसे घूर कर देखती है और फिर चुपचाप मुंह घुमाए खड़ी हो जाती है। और उसका ऐसा करना उन दोनों के लिए सहमति थी कि वो दोनों अंदर जा सकती हैं, और ये देख वो दोनों ही खुश हो जाती हैं और बिना देरी किए घर के अंदर की तरफ भाग जाती हैं, जहाँ पर उन्हें अभिमन्यु का घर नजर आ रहा था। और आखिर मुश्किल ही क्या था डीएसपी के घर का पता लगाना। माहौल हल्की ठंडक में था, जिस कारण घर के बाहर उस तरफ पीठ किए खड़ी आध्या अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए एक गहरी सांस भरती है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी। आध्या एकदम से पलट जाती है और उस शख्स को देखती है जिसने उसे आवाज़ दी थी, और पलटते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बदन पर काली टी शर्ट के साथ ग्रे ट्रैक पैंट और पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ और हाथ में एक पानी की बोतल पकड़े अभिमन्यु उसके ठीक सामने खड़ा था, जिसके माथे पर से पसीने की बूंदें नीचे गिर रही थी और उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, और जो इस बात को साफ साफ बता रहे थे कि अभिमन्यु अभी अभी एक्सरसाइज करके लौटा है। आध्या उसी की तरफ देखे जा रही थी तो वहीं अभिमन्यु भी एक नज़र उसे देखता है। खुली सी सफ़ेद टी शर्ट के साथ काले रंग का लोयर और गले में लटकता स्कार्फ और उलझे बिखरे से बाल और हल्के उनींदा चेहरा। अभिमन्यु उसके चेहरे के आगे अपना हाथ फिरा देता है और बोलता है, पत्नी जी ऐसे तो मत देखिए कि आज का पूरा दिन मैं आपके ख्यालों से निकल ही ना पाऊँ। आध्या यूं ही बोल उठती है तो अभिमन्यु कहता है, हैंडसम है। क्या? आध्या पूछती है तो अभिमन्यु अपना सिर हल्का उसके आगे झुकाए और अपने सीने के एक तरफ हाथ रखे कहता है,
ये बंदा और क्या। आध्या अपनी नज़रें घुमा लेती है तो वहीं अभिमन्यु हंस देता है और फिर थोड़ा गंभीर होते हुए अपनी बाहें लपेट लेता है और पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। आध्या झट से ना में सिर हिला देती है तो अभिमन्यु की एक भव उठ जाती है तो आध्या उससे कहती है, वो हम आपके पैसे, हाँ पैसे ही लौटाने आए थे जो आपने मदद की थी ना, वो वाले। अभिमन्यु अपना हाथ आगे करता है और उस पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहता है, सुबह के 6 बजे और वो भी इस हालत में। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही आध्या को अपना ध्यान आता है और वो अपना चेहरा झुकाए खुद को देखती है। खुली सी टी शर्ट, लोअर और पैरों में बाथरूम चप्पल। ये देख आध्या का मन करता है कि खुद को यहीं कहीं पर जिंदा गाड़ दे, पर वो अपना चेहरा उठाए अभिमन्यु की तरफ देखती है और अपने दांत दिखा देती है। वो फिर आप अपनी ड्यूटी पर चले जाते ना, तो मेरी बहनों ने कहा कि अभी अभी चलते हैं और मुझे वो लेकर आ गई। ओ, अभिमन्यु मुंह में ही कहता है और फिर पूछता है, तो इसका मतलब फिर से एक स्कूटी पर 3 लोग। आध्या अपना माथा पीट लेती है तो वहीं अभिमन्यु मुस्कुरा देता है और पूछता है, आपकी बहनें नहीं दिख रही। आध्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वो आपके घर पर गई हैं। क्या। आध्या की बात सुन अभिमन्यु इतने जोर से चीखता है कि आध्या एक पल को डर जाती है और अपने सीने पर हाथ रखे उसकी तरफ देखती है और वहीं अभिमन्यु बिना देरी किए घर के अंदर की तरफ लपक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अंदर क्या क्या हो सकता था। बेटा ये देखो कितनी अच्छी साड़ी है ना। रमा अपने बगल में बैठी अधीरा के लगभग ऊपर तक चढ़ते हुए बोलती है तो अधीरा जबरन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है तो रमा उस लाल रंग की साड़ी पर अपना हाथ फिराते हुए कहती है, अपनी बहू के लिए ली है, देखूं तो तुम पर कैसी लग रही है। इतना कहकर वो अधीरा पर वो साड़ी लगाकर देखने लगती है तो अधीरा अपने बगल में बैठकर जूस गटक रही अधीशा को देखती है, जिसे तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहीं रमा को खुद को देखता पाकर अधीरा जबरन मुस्कुरा देती है और मन ही मन खुद से कहती है, कहाँ मैं यहाँ पर आध्या को उसके डीएसपी से मिलाने लाई थी, पर कहाँ उसकी होने वाली सासू माँ मुझे ही टांग रही है। रमा उसे देखती है मानो पूछ रही हो कि साड़ी कैसी लगे, पर इससे पहले कि अधीरा कोई जवाब देती पीछे से एक हाफती हुई सी आवाज आती है, आप क्या कर रही हो ये। तो दोस्तों कैसा लगा आप सबको ये भाग कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।